अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शकरी। नाज़रीन, इस वक्त जो हम मुल्क में जो डिबेट होते हुए देख रहे हैं वो बड़े ही पनामा पेपर्स, उसके आफ्टरमैथ में जो जो कॉन्सिक्वेंसेज और जो हमें ऑपोजिशन और हुकूमती जमात के दरमियान जो एक नजर आती है डिबेट, उसमें जो अहम उमूर है, जिस तरह हमारा बजट, आने वाला बजट जो कि ऑलरेडी डिले करके अब 3 जून को पेश किया जा रहा है और उस पर डिबेट नहीं हो रही है। आने वाला बजट जो हमेशा कहा जाता है कि जी आवाम दोस्त बजट होगा, उसमें आवाम के लिए क्या क्या आ रहा है, क्या मजीद जो टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, क्या उससे हमारे अवाम ही पर बोझ डाला जाएगा। आज हमने सोचा कि इस हवाले से जरूर बात होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द कंट्री शुड नॉट बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे इस हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जब से 2013 से ये आई है इक़्तिदार पे, उसका ये चौथा बजट पेश करी होगी 2013 से लेके अब, और जो 2016-17 का जो बजट पेश किया जाएगा उसमें क्या उम्मीदें हैं टैक्स कलेक्शन टारगेट के हवाले से। हमेशा हम देखते हैं कि जी रिवीजन उसमें नजर आ रही होती है, जो रवा माली साल का टैक्स कलेक्शन टारगेट होगा उसमें पहले ही क्लियरली कह दिया गया है कि कोई कमी नहीं होगी, कोई रिवीजन नहीं होगी। इन्फ्लेशन जो है वो हमारी सिंगल डिजिट पे है और क्या उसको देखते हुए टारगेट्स मजीद आगे के सेट किए जाएंगे। ताजर कम्युनिटी हमेशा की तरह हर बजट के बाद जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रही होती है, बड़ा कंडेम कर रही होती है कुछ डिसीजंस हमारी हुकूमत के। किस तरफ मामला जा रहा है, और जब हम बात करते हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारों को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और जी मुल्क में सरमाया लाने की बात की जाती है, तो क्या हम लेकर आ सकेंगे, अब जबकि हमने पूरा वो ऑफशोर कंपनीज के हवाले से इतनी बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलता हुआ देखा है। आज हम इस हवाले से जरूर बात करेंगे। मुल्क में ऑलरेडी 10 माह के गुज़िश्ता 10 माह का अगर हम डेटा उठा के देखें, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रही हैं, किस तरफ हमारी मुल्क की मईशत जा रही है, और जो अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हमें सियासत नजर आती है, उसका एक रुख होता है इधर के हम देखते हैं कि जी बड़ा कंडेम किया जा रहा होता है ऑपोजिशन पार्टीज को, एक आध लोगों को बड़ा हदफ बनाया जाता है, और दूसरा उसका रुख ये होता है कि या तो वो कहती है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी अच्छी है कि हमारी मुल्क इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। इस तरक्की की जो रफ्तार है हमारी मुल्क की, उससे हमारा एक आम आदमी कितना फायदा उठा रहा है, आज इस हवाले से भी हमारी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त हमें ज्वाइन करा है, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है शर्जील मीर साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ताजर एक्शन कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, सीनियर टैक्स एक्सपर्ट, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुज़म्मिल असलम साहब, सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच शब्बर जैदी साहब, मुज़म्मिल असलम साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए कराची से। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी शर्जील मीर साहब आपसे, और मैं ये पूछना चाहूंगी जो 2016-17 का जो आने वाला बजट है, पहले तो आम वहम आवाम के लिए हमेशा, क्योंकि बड़ा कहा जाता है कि जी आवाम दोस्त बजट होगा, क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है और जो मौजूदा हदफ है इस रवा माली साल के बजट में, वो क्या अचीवेबल नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी ताजर बरादरी और आम अवाम है, उसने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए और इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। हम ये समझते हैं कि इनको चाहिए तो ये कि अवाम दोस्त बजट लाना चाहिए, लेकिन होता ये है कि जिनके बलबूते पे ये लोग आते हैं, बाद दफ़ा होता है कि उन्हीं को ये डस देते हैं। आपने देखा पिछले साल भी इन्होंने ताजरों को विद होल्डिंग टैक्स पे फंसा दिया, जो आज तक ताजर उस होल्डिंग टैक्स पे फंसे हुए हैं जी। ठीक है ना जी। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कम से कम वो आम आदमी की तशरीह करेंगे कि आम आदमी कौन सा है, क्या वो आम आदमी ऑफशोर कंपनी वाले हैं या आम आदमी वो है जो ग्रास रूट लेवल पे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको आम आदमी के लिए काम करना चाहिए, अगर तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी लाएं। हाँ, पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी और रोज़गार लोगों को मुहैया नहीं हो रहा था। ये बेहतरी आई कि अब बाहर से जो आपके इक़्तिसादी राहदारी का इफ्तिताह हुआ है उस पर जोर दिया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इससे रोजगार भी मुहैया होगा, ये गवर्नमेंट की बेहतरी है। और मैं ये समझता हूँ कि दहशत गर्दी का कम होना और बिजली का ज़्यादा आना, इससे मैं समझता हूँ कि इनको अब चाहिए कि बजट के अंदर गरीब आवाम के लिए कम से कम सहूलियात मैसर करें, ताकि जो आवाम ना सुख का सांस ले, ना कि ऑफशोर कंपनी वाली सुख का सांस ले। ठीक है शब्बर जैदी साहब, चूंकि हम आए दिन ये अखबारात में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इश्तेहारात नून लीग की जानिब से दिए जा रहे हैं, उसमें बचत और पहली बार मुल्क में इतनी बचत, हर मंसूबे के बाकायदा नाम के साथ वो इश्तेहारात दिए जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी को किस तरह से देखते हैं सर? हुकूमती टीम तो हमेशा इस बात पर डिफेंड करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि मुल्क के जो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो मईशत को जिससे गेज किया जाता है, वो सब पॉजिटिव शो कर रहे हैं, सब मुस्बत अंदाज में चल रहे हैं और हमारी मईशत जो है वो तरक्की कर रही है। किस तरह से ऑन ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं आप? आवाम तक इसका असरात क्यों नहीं मिल रहे? हम बाहर जाते हैं, आवाम से जब इंटरैक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मुयसर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस गवर्नमेंट का चौथा बजट होगा और
कोई भी गवर्नमेंट चौथे बजट में कोई इनकलाबी कदम नहीं उठा सकती, और जो अगर कोई करेक्शन करनी थी टैक्सेशन साइड में, तो अगर उसका कोई जगह थी तो वो अब मिस हो चुकी है। अब अगला बजट लास्ट बजट होगा, इसलिए टैक्सेशन साइड का तो उसको आप फॉर द टाइम बीइंग मैं पार्क करता हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। आपका जो सवाल है वो ये है कि जो आम आदमी का पोजीशन है, देखिए हमारी एक बड़ी पुरानी एक थ्योरी है और मैं उस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की कहानी सुना सुना के हमने आम आदमी को असेंबलियों से और गवर्नमेंट से दूर कर दिया। अब वो इस कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है कि 6.5% से 8.5%, 8.5% से 3.5%, 3.5% से 9.5%, ये सब ठीक है। मैं क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ उन चीज़ों का, तो मैं जानता हूँ क्या चीज़ है। मगर एक आम आदमी जिसका वास्ता प्राइमरी एजुकेशन से, पुलिस से, ट्रांसपोर्ट से, सिक्योरिटी से, पानी से, बिजली से पड़ता है, उसका पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक डिस्कनेक्ट पाकिस्तान में माशरे में है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ट्रांसलेशन होनी है इनटू अ वेल बीइंग ऑफ कॉमन मैन, उसमें हमें कहते हुए मुझे कोई आड़ नहीं है कि हम पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। हमारे किसी सूबे में, किसी भी सूबे में जहाँ 3 मुख्तलिफ पार्टी की गवर्नमेंट है, किसी भी सूबे में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कोई मियारी पढ़ाई नहीं हो रही। किसी भी सूबे में, किसी गवर्नमेंट अस्पताल में दवाएं मौजूद नहीं हैं। किसी भी सूबे में कोई स्कीम नहीं बनाई गई आम आदमी की रिहाइश के लिए। किसी भी सूबे में लॉ एंड ऑर्डर में कोई शरीफ आदमी थाने में जाके अपनी FIR दर्ज कराने पे तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो हम 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं जो हमें सुनानी है किसी और के लिए, IMF के लिए या मेरे और आपके डिस्कशन के लिए, और एक वो बात है जो हमें करनी है उस आदमी के लिए जो सड़क पर सुबह उठता है, अपने 4 बच्चों के लिए रोज़ी कमाना चाहता है, उसको एक घर भी चाहिए। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब इन 2 चीज़ों का डिस्कनेक्ट इस मुल्क के अंदर इतना डीप हो चुका है कि अब कोई आम आदमी इन चीज़ों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप उसको किसी लाल बत्ती के पीछे लगा दें कि जी CPEC आ जाएगा और वहाँ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और ये ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये शायद में किताबों में लिखा हुआ अच्छा लगता हो, मगर आज जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की, इस ग्राउंड रियलिटी के साथ आपको एक कंप्लीट इकोनॉमिक रीडन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बात इसको लिंक करना चाहता हूँ पनामा लीक के साथ। मैं ये नहीं कहता पनामा लीक इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, मगर उस पनामा लीक ने पाकिस्तानियों के, मैं सियासत की बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तानियों के चेहरे से नकाब उठा दी है। सर क्या ये बिल्कुल आप पता होना चाहिए नहीं, लेकिन एंटी करप्शन जो मेजर्स की तरफ जो चीजें हाईलाइट हो गई है पनामा लीक्स के जरिए, देखिए अलीना, ये जो लफ्ज है ना एंटी करप्शन, लफ्जों में अच्छी लगती है, ये बड़ा अच्छे लफ्ज हैं। एंटी करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, जुडिशल कमीशन, ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं। इनको ट्रांसलेट तो करें, 60 साल की हिस्ट्री देखें ना, इनकी ट्रांसलेशन तो देखें आप। आपने कभी इस मुल्क में किसी टैक्स चोरी वाले को फांसी लगते जेल जाते देखा है? आपने कभी लोन राइट ऑफ करने वाले को जेल जाते देखा है? आपने कभी इस मुल्क के अंदर फाइनेंशियल क्राइम वाले की कोई सजा देखी है? उसकी वजह ये नहीं है कि वो लोग क्राइम नहीं करते, उसकी वजह ये है कि हमारी प्रायोरिटी इन लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी की मकसद है, उसमें हम एक एलिटिस्ट सोसाइटी हैं, हम एक वो माशरा हैं जो अपने आप से झूठ बोल रहा है। हम किसी और से झूठ नहीं बोल रहे, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। हम तरक्की ज़रूर कर रहे हैं, पाकिस्तान की अशराफिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान के उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो तरक्की कर रही है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उसके पास पानी भी है, गाड़ी भी है, बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी भी गार्ड भी है। और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो उससे उनकी फैमिली की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही है, अवाम का उससे कोई लिंक नहीं नजर आता। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ इस चीज को लेकर आना चाहूंगी। अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम इसलिए चाहे कोई गवर्नमेंट हो, मैं उसमें बता दूं मिलिट्री गवर्नमेंट जो रही है उनका भी यही हाल रहा है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका भी यही हाल रहा है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमारी शायद आज भी कोशिश यही है कि हम ये क्लास डिफरेंस बाकी रखें, क्योंकि क्लास डिफरेंस में पाकिस्तान की अशराफिया का फ़ायदा है।
पाकिस्तान में पिछले 30 साल से कभी मईशत की बुनियाद पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। एक साहब खड़े होकर बात करते हैं करप्शन 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 करप्शन, उनको 18 साल की सारी जिंदगी करप्शन के अलावा कुछ नहीं आता, सोल्यूशन उनके पास भी कोई नहीं है। और दूसरे साहब जो है वो बात करते हैं सड़कें बनाने की, उनको उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। ये और अनफॉर्चुनेटली जब चीजें हाईलाइट हो जाती है, जब बात आप पे आ जाती है तो फिर अवाम की तरफ रुजू किया जाता है, फिर जलसे किए जाते हैं, हंगामी इजलास बुलाए जाते हैं और फिर अवाम के लिए वो बजट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। उस गलतफहमी में आवाम भी नहीं आती। वो देखिए, एक आम आदमी को पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है चौथी मरतबा हो रहा है, इसलिए वो सिर्फ टीवी के प्रोग्राम की हद तक है। हाँ। उसकी कोई सीरियसनेस नहीं आती। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल, ये जिस तरह वजीर खजाना कहते हैं कि जो मईशत की डूबती कश्ती थी वो संभल गई है, अब उस पर आप क्या कहेंगे? और ये मैं फिर आऊंगी जरा इनके अखराजात के हमेशा बावर की कराया जाता है कि जी गवर्नमेंट अपने अखराजात कम कर रही है, जरा गवर्नमेंट बोरोइंग जो कमर्शियल बैंक्स जो ऐसे जो लिया जा रहा है हुकूमत की जाने से पैसा, उस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। देखें, जो ये 4.5%, 5% जो हमारा बजट खसारा होता है, अगर आप जीडीपी का देखें तो ये 1500 अरब से ज़्यादा है। तो यानी कि सालाना बेसिस पे 1500 अरब और रोज़ाना की बेसिस पे जो है ना हम 5 अरब रुपए बोरो करते हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप छोड़ दें कि डूबती हुई कश्ती, अब ये कितनी डूब जाएगी आगे जाके ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक फ़र्क बता दूं कि जब से ये हुकूमत आई है, पाकिस्तान का कर्जा था टोटल 16 ट्रिलियन जो बढ़ के 20 ट्रिलियन हो गया, यानी कि 25% 3 सालों में बढ़ा है। इसकी मैं मिसाल इस तरीके से आम आदमी को समझाने के लिए दे देता हूं कि अगर जब से पाकिस्तान बना था तो उस वक्त से लेके 2013 तक पूरे पाकिस्तान ने अगर 400 रुपये कर्जा लिया था तो अब वो 500 रुपये हो गया, यानी कि 100 रुपये पूरी तारीख का जो 100 रुपये यानी 25% कर्जा इस पिछले 3 साल में लिया गया। अब जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये CPEC आ रहा है, चाइना आ रहा है, गेम चेंजर आ रहा है, अगर ये सब कुछ आ गया खुदा ना खास्ता तो ये 25 ट्रिलियन जब हुकूमत ये खत्म करेगी अपना टेन्योर 2018 की जो ये बात करेंगे हम खत्म करेंगे, तो यानी कि जब से इन्होंने टेक ओवर किया पूरे पाकिस्तान की तारीख के 40% कर्जे इन्होंने सिर्फ 5 साल में ले लिए होंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि बाय एनी डेफिनेशन, मेरे साथ माइनस टैक्स एक्सपर्ट बैठे हैं, ये भी रोशनी डाल दें कि अगर कोई हुकूमत 40% मजीद कौम पे टैक्स का बोझ डाल के जाएगी तो वो कश्ती कैसे, जैसे कहती है कि किनारे पे जाएगी, वो कश्ती ने तो डूबना ही डूबना है। अब वो डूबने का टाइम है, शायद वो 2018 के बाद आपको नजर आए कि आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो जाए। अब हुकूमत एक जो अगले दिनों में आएगी नई बात करेगी कि हमने IMF को खुदाफिज कह दिया। IMF को अभी, क्योंकि IMF इनको हुकूमत को इस वक्त जो भी वो काम करती है उन्होंने हाथ बांधे हुए हैं कि IMF को खुदाफिज कैसे कह सकते हैं? 11th रिव्यू इनका बड़ा पॉजिटिव नोट पे बकौल हुकूमती टीम के बड़े अच्छे नोट पे कंक्लूड किया है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि 11th के बाद लास्ट 12th रिव्यू आएगा और फिर IMF का ये वाला प्रोग्राम है खत्म हो जाएगा। अगला IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए फिर IMF अगले नए टारगेट देगी, यानी कि कहेगी कि आप बिजली की कीमतें जो है मुस्तहकम करें, इंटरेस्ट रेट को ऊपर करें, डेवलपमेंट नहीं करें, ये जो आप है ये जो बिजली की बनाने वाले कारखाने इनको बेचा क्यों नहीं। अब हुकूमत ने 2018 के इलेक्शन में जाना, जो शब्बर साहब ने बात की थी बड़ी अच्छी की थी, जो पहले 3 साल में हुकूमत अगर कारकर्दगी दिखा सकती थी या मुल्क में अगर रिफॉर्म ला सकती थी वो बड़ा आसान टाइम पीरियड होता है। फिर आखिरी 2 साल जो होते हैं हुकूमत जो है ना कोई ऐसी चीज नहीं करती जिससे अवाम नाराज हो जाए। तो अब ये जो बजट है वो डेफिनेटली मैं आप कहूंगा कि वाकई में शायद अवाम दोस्त आ जाए। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, ये शब्बर साहब भी इसको कंफर्म करेंगे, इस मुल्क में 10 लाख जो टैक्स पेयर है ना इस हुकूमत के वोटर्स नहीं है, तो ये इन पे हमेशा हर बजट में नया एक टैक्स का तोहफा लेकर आते हैं। इन्होंने हमसे वोट नहीं लेना जो टैक्स दे रहे हैं, इन्होंने वोट उनसे लेना है जो फारिग लोग हैं, जो बिल्कुल जो है मतलब टैक्स वैक्स के नेट में नहीं है, तो उनके लिए जो है ना जी तुम्हारे इलाके से सड़क निकाल देंगे, तुम्हें गैस दे देंगे, तुम्हें ये दे देंगे, उनको छोटी छोटी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खुश करके उनसे वोट लेते हैं। असल जुल्म करते हैं जब ये बजट आता है उन 10 लाख लोगों पे या 12 लाख लोगों पे जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे होते हैं। जैसे ज़र्ब अज़ब टैक्स एक मिसाल है, पिछले साल बोला था कि 1 साल के लिए दे दे, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। अब
डार साहब ने इशारा दे दिया हुआ है कि इस साल भी लगेगा। सेल्स टैक्स, मुझे याद है ये हुकूमत आई थी, इन्होंने कहा था कि हम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, लेकिन हर साल एक नहीं लेकर आ सकते, अभी भी 17% है। मैं वोट देते ही नहीं है। बिल्कुल, यू राइट, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद में दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बजट, अपकमिंग बजट के हवाले से, जिसके हवाले बहुत ज्यादा अभी शोर उस पर सुनाई नहीं दे रहा, उसकी बात नहीं हो रही कि क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे, क्योंकि सारी डिबेट जो है इस वक्त पैनामा पेपर्स को लेकर है, और जी हुकूमत से जो सवाल किए जा रहे हैं, हुकूमत उसका जवाब देने से कासिर है, और सिर्फ नए प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेशन की तरफ, और अखबारों में आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बचत की जो बार बार बात की जा रही है। तो अपकमिंग बजट में सर क्या आप देख रहे हैं? 3.6 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट सेट किया जा रहा है फॉर टैक्स कलेक्शन टारगेट, और बड़े हायर स्केल पे जाके कि जी 500 अरब का इजाफी हम टैक्स कलेक्ट वो कर लेंगे। बोझ किस पर होगा सर आगे आइंदा वाले बजट में भी? फोर्थ बजट है ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये जिस एनवायरनमेंट में बजट प्रिपेयर हो रहा है, एक तो ये है कि बजट की सेंसिटिविटी पाकिस्तान में खत्म हो गई है, क्योंकि बजट हम कुछ पेश करते हैं और उसके नेक्स्ट डे से ही वो बजट जो हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं वो खत्म हो चुका होता है। उसके बाद हम एडहॉक तरीके से चल रहे हैं, तो वो तो बजट की एक सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। इसीलिए आप देखें कि बजट पे कोई डिबेट भी नहीं होता है पार्लियामेंट में। होता है वो बजट सेशन, बट एवरीथिंग अंडर द सन डिस्कस्ड एक्सेप्ट बजट। अब रहा टारगेट वारगेट के, देखें हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं बड़े जबरदस्त आदमी हैं, इनको कोई टारगेट दे दे, आप कहें कि 2% बजट के खसारे को ले आओ कौमी मजमूई पैदावार के बराबर, वो लेकर आ जाएंगे। आप कहें कि 3600 बिलियन रेवेन्यू वो इकट्ठा करके दिखा देंगे। ये नोज द ट्रिक। अब तक सारा काम ट्रिक्स पे चलता रहा है, जिसे मैं अकाउंटिंग टेररिज्म कहता हूं। जहां तक IMF का ताल्लुक है, IMF को इन तमाम चीजों को पता है। IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम बन गया है, इसका कोई इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जहां पर ये चीज पेंडोरा बॉक्स खुलता है कि हमारे सियासतदानों ने ऑफशोर कंपनीज में, वो टैक्स फ्री हेवंस में अपना पैसा रखा हुआ है, whereas your prime minister convinces the international investors कि जी वो आए और मुल्क में सरमायाकारी करें, और मुल्क में उनको इंसेंटिव्स पाकिस्तान में मिले जाएंगे। पाकिस्तान के अब अमन और अमान की सूरत हाल अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर बड़ी बेहतर हो चुकी है। तो आपको लगता है कि ये तमाम चीजें उनके हवाले से रिवील होने के बाद कोई आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इस तरह करना चाहेगा? और जो हम हमेशा बात करते हैं अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है, और बार बार हम क्लेम सुनते हैं कि जी टैक्स नेट बढ़ाया जा रहा है, वो पॉसिबल नजर आ रही है वो चीजें अब इस सिनेरियो में? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी हमारे लीडर होते हैं ना, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, उनके सबसे जो अहम चीज होती है वो मॉरल अथॉरिटी होती है। उसी मॉरल अथॉरिटी पे वो कंट्री में रूल करते हैं। लेकिन जब मॉरल अथॉरिटी डेंटेड हो जाए, तो फिर अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा, फर्ज कर लें, या कोई मेरे अलावा भी कोई ऐसे लोग होंगे जो मैं कहूंगा मैं क्यों टैक्स दूं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या मॉरल अथॉरिटी होगा कि वो लोगों से कहें कि टैक्स दे, जबकि वो खुद उनके फैमिली के लोग टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन की तलाश में फिर रहे होते हैं। हाउ कैन यू फोर्स और आस्क पीपल ऑफ पाकिस्तान टू पे देयर ड्यू शेयर when you are hiding your income somewhere outside Pakistan? टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं ना वहां पर। हमसे तो आप टैक्स मांग रहे हैं लेकिन खुद अपना टैक्स बचा रहे हैं। ये मॉरल अथॉरिटी की बात है। इसीलिए जो इतना शोर मचा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि सबसे पहले अपने घर को, अपने आप को क्लियर करें, फिर उनके पास मॉरल अथॉरिटी हो कि जिसने बाकी लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले, और अवाम से भी कहे कि जी देखो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, आप भी अपने टैक्स ड्यू शेयर दो। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज विद अस। शर्जील साहब, जो 10 लाख टैक्स पेयर्स की बात की गई थी बिफोर द ब्रेक एज वेल, उसमें 7 लाख सैलरी क्लास एंड 3 लाख ताजिर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। 3 लाख ताजिर, सिर्फ 3 लाख ताजिर नहीं है, टोटल ताजिर जो सर्वे की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान के अंदर टैक्स नेट में 40 लाख लोगों को, 4 मिलियन लोगों को होना चाहिए। अब देखिए, टैक्स कलेक्शन करना, जो FBR इतना बड़ा इन्होंने इदारा बनाया हुआ है, टैक्स कलेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की अल्टीमेट, ठीक है।
अब 3 लाख ताजर जो टैक्स दे रहे हैं, सारा का सारा 7 लाख सैलरी पर्सन दे रहे हैं, सारा का सारा बोझ आप उन पे डाल देते हैं। अब 30 लाख नेट में क्यों नहीं आ रहे? वो नेट में इसलिए नहीं आ रहे, तो 30 लाख छोड़े, वो तो 3 लाख भी नहीं आ रहे। नहीं 3 लाख तो आ गए ना, 10 लाख टोटल टैक्स नेट में है, उनमें 3 लाख होना 40 लाख चाहिए। 30 लाख का बिल्कुल पता ही नहीं है। ठीक है जी, ये 30 लाख टैक्स में क्यों आए? जब आप 3 लाख को हैरेस करना शुरू कर देंगे, जब सेल टैक्स, हम लोग इनको कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उस पर सेल टैक्स लगा दिया जाए, जब ट्रेड पे आए, वो ट्रेड पे जो है ना वो उसकी कीमत उतनी बढ़ जाएगी, हमें उसको बेचना आसान हो जाएगा। अब वहां भी सेल टैक्स लगाना चाहते हैं, यहां भी सेल टैक्स लगाना चाहते हैं, उससे आगे भी सेल टैक्स लगाना चाहते हैं। इस तरह हम लोग कारोबार नहीं कर सकते। अब वो 30 लाख को जब हैरेस करेंगे, आपको फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा टैक्स का, वो नहीं आएंगे। एक बात फिर हमने इनको बार बार ये बात कही कि कमर्शियल मीटर्स मौजूद है हर एक के पास, आप तमाम कमर्शियल मीटर्स को आप ऐसे करें कि नोटिस जारी करें, जो अपनी रिटर्न और अपना एनटीएन नंबर लेके आ जाए उसको आप छोड़ दें, और जो एनटीएन नंबर ना लेके आए उसको एनटीएन नंबर और उसको वो जारी कर दें। इससे क्या होगा, अगर नेट बढ़ जाएगा, जब नेट आपका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है टैक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये टैक्स कलेक्शन करना इनकी जिम्मेदारी में शामिल है एफबीआर की, तो एफबीआर को ये मेजरमेंट्स लेने चाहिए ना उनके लिए कि आप हम 10 साल हो गए ये बात कर रहे हैं कि कमर्शियल मीटर्स मौजूद है, कमर्शियल मीटर्स मौजूद है, आप हैरेस मत करें ताजरों को, आप इनको फ्रेंडली नेट में लाएं और कुछ ना कुछ तो ये देंगे, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। जो हम ये समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए टैक्स देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। अब जो 30 लाख हैं वो नहीं दे रहे हैं, वो इनकी हैरेस की वजह से सिर्फ नहीं दे रहे और इनको लेने का तरीका नहीं आ रहा जी। अच्छा, लेने का तरीका इनको नहीं आता नून लीग की हुकूमत को। शब्बर ज़ैदी साहब, नून लीग की हुकूमत, एफबीआर को और नून लीग की हुकूमत जो पॉलिसीज सर सेट कर रही है, ये कितनी सख्त नजर आ रही है ट्रेडर्स के लिए जो टैक्स नेट में नहीं है? और वोट तो चूंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा जाता है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सोच के मालिक है वो, तो पॉलिसीज को सर किस तरह देख रहे हैं? और फिर मैं इस पे जरूर आना चाहूंगी कि 3.6 ट्रिलियन का सर टारगेट सेट कर रहे हैं ये फॉर द नेक्स्ट बजट टैक्स कलेक्शन टारगेट, जिसमें इजाफी 16% 500 अरब का इजाफा है। ये बोझ किस पे पड़ेगा शब्बर ज़ैदी साहब? देखिए, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में ताजिर टैक्स दे रहे हैं तो वो उसकी गलतफहमी है। वो सेल टैक्स ज़रूर दे रहे हैं, मगर इनकम बेस्ड टैक्सेशन में रिटेलर टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। मैं तो खुद कह रहा हूँ अगर दे रहे हैं तो नहीं, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। पाकिस्तान की मईशत के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा है एग्रीकल्चर, एक हिस्सा है रिटेल होलसेल ट्रेड, एक हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग और एक हिस्सा है सर्विसेज। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के इनकम टैक्स का और ऑर्गेनाइज सर्विसेज ये पाकिस्तान के इनकम टैक्स का 80% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि मईशत में उसका हिस्सा सिर्फ 50% है। तो एग्रीकल्चर और होलसेल ट्रेड पाकिस्तान और रिटेल और रियल एस्टेट पाकिस्तान में टैक्स के कानून से आज़ाद हैं। उसको वो फैसिलिटेशन कह लें, आज़ाद कह लें, कि एफबीआर अच्छा है या बुरा है, वो मैं उस बहस पे जाना चाहता, मगर ये रियलिटी है कि रिटेल होलसेल ट्रेड पाकिस्तान में इनकम पे टैक्स नहीं दे रही, या अगर दे रही है तो वो उसकी इनकम से बेतहाशा कम है। उसकी वजूहात में हम 4 प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पहले ग्राउंड रियलिटी को समझें और कोई उनसे टैक्स लेना भी नहीं चाहता क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इस पर कोई ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। इसको हमने अभी वॉलंटरी स्कीम में टेस्ट करके भी देख लिया, और ये इस पर हम चाहे तो 3-4 और प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। किसी वक्त आप आएंगे, मैं आपको डिटेल भी आपको दे दूंगा। ठीक है। अब अगला सवाल आपका ये है कि जो टैक्स कलेक्शन जो होगी वो कहाँ से होगी? देखिए, टैक्स कलेक्शन जो होती है, अगर आप देखें तो इस दफ़ा टारगेट जो है वो बीट हो रहा है। ये आप टैक्स का ताल्लुक मईशत से होता है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग से टर्न होकर एक्सपोर्ट कम होकर इंपोर्ट सेक्टर पे चली गई है। आप इंपोर्ट कंज्यूमर इंपोर्ट की फिगर्स देखें, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स, और कमर्शियल इंपोर्ट पर आप टैक्स ले रहे हैं ऑन द इंपोर्ट स्टेज, उस कलेक्शन से पैसे आ रहे हैं। तो ये पैसा आपके पास जो टैक्स कलेक्शन आएगी 500 मिलियन, ये उससे आएगी। अशफाक साहब ने अच्छी बात कही थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी अकाउंटेंट है, मैं भी अकाउंटेंट हूँ।
मुझे पता है कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ जाएंगे, तो वो इसलिए 500 बिलियन की आप फिक्र नहीं करें, वो आ जाएगा। ये गलत फहमी में कोई नहीं है कि ट्रेडर देंगे, उनको ट्रेडर अपने घर पर खुश रहे, वो देने वालों में नहीं है। अब बात ना एग्रीकल्चरिस्ट देगा, ना ट्रेडर देगा, ना एस्टेट वाला देगा, ये नहीं देंगे। इनका ये पाकिस्तान में लाडले बच्चे हैं। तो सर जो दे रहे हैं, जो आवाम दे रही है टैक्स, उस पर फिर ये बोझ आ रहा है। अलीना जो दे रहे हैं उनसे कह दें कि उनकी अपनी इनकम बता, कोई मुझे दिखा दे कि उसकी इनकम कितनी है और उसका टैक्स कितना है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इसलिए मैं आपसे थ्योरेटिकल बात करना नहीं चाहता। अच्छा। देने को तो मैं करोड़ रुपए कमा के 10 रुपए दे दूं, तो मैं ये नहीं कहता मैं टैक्स दे रहा हूँ। शहबाज साहब, ये आपकी खामोशी है, कमा रहा हूँ 5 रुपए दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है शहबाज साहब, माजरत से ऐसी बात नहीं है। जो टैक्स दे रहे हैं वो बेहतरीन टैक्स दे रहे हैं, बोझ उन पे पड़ रहा है। और मैं एक और बात आपको बताऊं, मेरी आप सुन ले प्लीज। अगर हम कोई भी पीएमएनएन का वोटर है, पीएमएनएन ने फिर भी 1 लाख जो है ना वो टैक्स जो नेट में लेके आए लोग, लेकिन जो पिछली हुकूमतें रही हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी वो टैक्स नेट को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए ये बात करनी बिल्कुल गलत है कि ताजिर टैक्स नहीं दे रहा। हमारे टैक्स देखे ना, मुझे बात करें आप प्लीज। आप ये देखें कि हम वो लोग हैं जो अपनी इनकम को टैक्स जनरेट कर रहे हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, हम रोजगार भी लोगों को मुहैया करते हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। जो सैलरी पर्सन है वो तो जिनको तनख्वाह मिलनी है उसमें उनको तनख्वाह कट के टैक्स मिल रहा है, उनको वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो तनख्वाह ही उनकी उतनी है, वो कंपनी टैक्स दे रही है, उसकी ताजिर टैक्स दे रहा है। ये सॉरी टू से ये कहना आपकी मेहरबानी है। मैं सैलरी पर्सन नहीं हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इकोनॉमिक्स भी बता सकता हूं। आप मुझे बता दें कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं रिटेल होलसेल ट्रेड की बात कर रहा हूं। रिटेल होलसेल ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सारों को जी। आप पास थ्रू प्राइस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इनकम की बात कर रहा हूं, मगर ये बहस पे नहीं जाए, फायदा नहीं है ना। मैं आगे बढ़ेंगे उस बहस पे जाने की, ना मुझे उसकी, ना मैं उस सियासत की बात नहीं कर रहा। मैं भी सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि ताजिर जो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल दे रहे होंगे सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, दे रहे हैं। अब फिगर्स हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, कल फिगर्स ले आएंगे, अगला प्रोग्राम कर लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी ना, एफबीआर की जिम्मेदारी। मुजम्मिल बहस करने का फायदा नहीं है सर। जी बिल्कुल आगे चलेंगे। मैं मुजम्मिल आपसे पूछना चाहूंगी, टैक्स जो इसाकदार साहब ने कहा कि भाई इन टारगेट्स में जो अभी करंट भी जो है हमारा 3.1 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन टारगेट, इसमें कोई रिवीजन नहीं। अमूमन हम जो तौर पे देख रहे होते हैं कि बड़ा रिवाइज करके वो जो और फिर उसको अचीव कर लेते, तो बड़ी वाह होती है कि जी हमने टैक्स कलेक्शन टारगेट अचीव कर लिया, इवन दो कि हम उसको ओरिजिनल टारगेट से बड़ा रिवाइज कर होते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि जी रिवाइज नहीं होगा, और 3.6 जो अगले माली साल का जो हदफ रखा जा रहा है वो भी कहा जा रहा है कि वो पहले इनिशियली 3.7 ट्रिलियन गालिबन रखा जा रहा था और उसे कम किया गया है। वो हम गलत बहस में चले गए थे कि कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अभी अगर आपके साथ एक ताजिर है, अगर एक मैन्युफैक्चरर भी बैठे होते तो उनसे पूछते तो वो कहेंगे कि 300 अरब का हमारा रिफंड रोका हुआ है, तो और उनसे वादा किया गया कि 30 जून के बाद आपको दे देंगे। तो अगर टैक्स रिफंड 300 अरब का आ जाता है तो मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट बैठे हैं, तो 300 अरब से टैक्स टारगेट कम हो जाएगा चीफ, पहली बात। लेकिन टारगेट रेलिवेंट नहीं फैक्टर क्यों करते हैं ना, टारगेट तो मीट हो जाएगा, टारगेट मीट होने से पाकिस्तान ठीक थोड़ी हो जाएगा। ठीक थोड़ी। अच्छा, दूसरी बात जो 3600 अरब की बात है, सब एक बात क्यों भूल जाते हैं कि अगर 5% इन्फ्लेशन है और 5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो यानी कि 10% से आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी, यानी 10% से बढ़ी, तो 3100 अरब अगर इस साल ले लिया तो उसका 10% जमा कर लो तो वो हो जाता है 300 अरब, तो यानी 3400 अरब रुपए ये हो गए। और अगर उस पर जो अभी बात की थी पहली, अगर आपका रुपया डिवैल्यू हो जाता है 5%, तो फिर आपका 3600 अरब बगैर जिसे कहते हैं ना टैक्स टू जीडीपी बढ़ाए वहीं पे खड़े। ये तो मैं समझा रहा हूँ, आप प्लीज ये समझे ना, आप क्यों तो ये 500 अरब का नया टैक्स नहीं लगेगा, ये तो एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ होती है ना, जैसे एक बच्चा है हर महीने जब पैदा होता है, उस हर महीने एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, उसको फीड मिले ना मिले उस न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से उसने ग्रो करते रहना है। तो ये वो वाला है। और अगर कोई हुकूमत आके बोल दे और आप हुकूमत वालों की बातों को ना माना करें, सुना करें, वो जब कहते हैं ना हमने 2000 अरब से 3000 अरब तक ले गए, तो उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। दिस इज अ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ और इन चीजों को समझना चाहिए। और मैं ये फिर कहूंगा कि इनको अपनी टैक्स पॉलिसी, मेरी बहस सिर्फ ये है कि अपनी टैक्स पॉलिसी को रिव्यू करें
और जहां पे ये जो बात लाडलो की गई है, वो लाडलो को इतने ज्यादा छूट ना दे, क्योंकि मैं कारोबारी लोगों को जानता हूं, वो सब ने अपने असल कारोबार छोड़ के लाडलो वाले कारोबार शुरू कर दिए हैं। दुकानदार ने दुकान बंद करके जो है ना एक प्लॉट ले लिया है, किसी ने जो है ना मतलब जाके जो है ना फार्म हाउस लगा लिए क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। एक बहुत बड़ा पिछले साल आपको याद होगा, नाम नहीं लूंगा, एक बैंक पे मॉरेटोरियम लगा था, उनके मालिकान से मुलाकात हुई मेरी। वो कहते हैं कि अब के बाद हम कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिसमें रेगुलेटरी हो। अब हम करेंगे क्या, स्कूल खोलेंगे, जिम खोलेंगे, रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, वहां से हम पैसे कमाएंगे या रियल एस्टेट में पैसे डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपकी इकोनॉमी जो है ना माजरत के साथ होनी किस तरह की चाहिए, वो जो शब्बर जैदी साहब वाली बात है कि 3 साल जो आपने कुछ काम करना होता है वो आपने 3 सालों में करना होता है। अब मजीद जो 2 साल होते हैं वो आपके इलेक्शन की वो कैंपेनिंग के तौर पे नजर आते हैं, जिसमें आवाम को खुश करने की। शब्बर साहब मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मैं आपकी तरफ आ जाएंगे और अगले 2 सालों में ये क्या कुछ कर सकते हैं। सिंपल सी बात करता हूं कि आप मुझे बिल्कुल सिंसियरली बता दें, आप सारे तीनों इंक्लूडिंग जो आपके साथ बैठे मेहमान वो सिंसियरली बता दें कि जो लोग इस वक्त असेंबली में बैठे हैं और जितनी भी पार्टियां असेंबली बैठी हैं, चाहे अपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी हो, उनके पास पाकिस्तान के लिए कोई, पाकिस्तान के आम आदमी के लिए कोई प्लान है क्या? क्या गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर आ रहे हैं? मुझे देखिए, आप लोग पता नहीं क्या बातें करें, मैं आपसे तक आ गया हूँ कि 3% और 8% और 11 लाख और 12 लाख। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या है, क्या गवर्नमेंट, क्या आम आदमी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकता है? क्या कोई हाउसिंग स्कीम बनी है गरीब आदमी के लिए? क्या आज अस्पताल में दवा मिलती है? ये सब चीजें आप लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के 16 करोड़ आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करें प्लीज। इन बड़ी बड़ी बातें नहीं करें। ये टाइम अब लोग बाशऊर होते जा रहे हैं और वो इन चीजों को समझते हैं कि बुनियादी मसला देखें, या कोई इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो ये होती है ना कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसलेट करे अपनी पॉलिसी को फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो रही तो फिर ये सारी फिगरों का मकसद क्या है? अगर मैं 3,600 कर लूंगा बिलफर्ज माल अलीना और 3,500 800 कर लूं तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा? जो बात मेरी समझने की कोशिश करें वो ये कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है 4,600, पोटेंशियल है 4,600, आप करें 3,600, तो जो 1,000 का गैप है ना, 1,000 का गैप आपको पता है कि कहाँ है? आप जानते हैं कि 1,000 के गैप में कौन नहीं देने वाला है, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं डाल रहे। और 1,000 के गैप करने वाले, 1,000 के गैप को फिल करने वाले आपके घरों में बैठे हैं, आपके असेंबली में बैठे हैं, आपके आसपास बैठे हैं और आपको पता है वो कौन है। और वो फिर आपको लाल बत्ती भी लगाते रहे। कोई कहेगा फैसिलिटेशन नहीं है, कोई कहेगा FBR बुरा है, कोई कहेगा पुलिस बुरी है, कोई कहता है IMF बुरा है। तो प्लीज पहले ये बजट वाली बात, प्लीज फॉर गॉड सेक बजट की बात नहीं करें। बजट 360 होगा, 3,600 होगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बजट अगर 3,700 भी हो जाए तो भी पाकिस्तान के आम आदमी के हालात यही रहेंगे। इसमें 1,500 का गैप है, 1,500 बिलियन का गैप है। वो है टैक्स टू GDP रेशियो जो कि 10% है, जो 10 से आज 10 ही है। और चारों पार्टियां जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उन्होंने कहा था कि हम टैक्स टू GDP रेशियो 10 से 15 ले जाएंगे। किसी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है इसको 10 से 15 ले जाने में, और वो सारा दिन असेंबली में बैठ के ईरान तुरान की बातें करते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान के आम आदमी को जब तक आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है अभी अशफाक हसन खान साहब ने आपको कि अब IMF का एजेंडा भी सियासी है। अब हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि वो जो बातें कर रहे हैं वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज ये अब कोशिश अलीना, ये आप जैसे लोगों की कोशिश है, मीडिया की कोशिश होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की कौम को इस लाल बत्ती से हटाकर सही बत्ती पे लगाएं। सर ये हमारी कौम तो देख रही है सर, लेकिन कोई उसको ये राह दिखाता है कि जी 90 दिन में हम कुछ तब्दीली लेकर आ जाएंगे और ये कर देंगे अपने सूबे में, जो कि फिर बाद में कहा जाता है कि जी 2-3 साल जो है वो इनफ नहीं होते कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर इक्तिसादियात हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल पे हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे इस वक्त प्रोग्राम के पैनल में मौजूद है डॉक्टर शहबाज जैदी साहब और मुजम्मिल असलम साहब, और यहाँ पर एक इस्लामाबाद स्टूडियो में शर्जील मीर साहब। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शहबाज जैदी साहब ने जिस तरह से कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है पूरी तरह से इस वक्त नाकाम नजर आती है, ये हुकूमत भी, पिछली हुकूमतें भी आप उठा के देखिए क्या हाल रखा हुआ था मईशत का, और लेकिन जो इस वक्त हमें कर्जों की भी हम अगर सूरत हाल देखें तो 3 सालों में बड़े हद तक इन्होंने कर्जे ले लिए। कहां देख रहे हैं इस हुकूमत को, जो अगले 2 बजट जो ये पेश करेंगे, और अवाम के लिए तो अवाम को सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, हकीकत ये होती है कि जी शायद अराउंड 145 मंसूबे इन्होंने उसका ऐलान किया था इस रवा माली साल में। हकीकत ये थी कि 8 मंसूबों पर सिर्फ अमल दरामद शुरू हो सका। इस रवा माली साल का हाल ये है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, आपके जो मौजूद मेहमानों ने बात की है, जिसको आपने मुझे बताया, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमारी पॉलिसियां हैं उसमें तो जो IMF की शराइत भी थी उसमें ये था कि मईशत को इस्तेहकाम, सो कॉल्ड इस्तेहकाम देना है, स्टेबलाइजेशन, और मईशत को तेज रफ्तारी से तरक्की देना तो हमारे एजेंडे में था ही नहीं अभी तक। दूसरी बात ये थी कि मईशत को तरक्की देने के लिए जो बुनियादी शराइत हैं उसमें एक तो ये है कि टैक्स और GDP का जो आपका रेशो है वो बढ़े, तो उसके लिए तो ना पार्लियामेंट तैयार है, ना सूबाई तैयार है, ना FDR तैयार है, और ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के टैक्स गुजार तैयार हैं। दूसरा ये होता है कि कौमी बचतें हमारी बढ़ें, तो जो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर है वो तो बचतों की हौसला शिकनी कर रहा है और निजी शोबे को कर्जे ही नहीं दिए जा रहे। मेरे पास जो आदाद शुमार है वो ये है कि पिछले साल 5 बड़े बैंकों ने 20 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसमें जो कर्जे उन्होंने दिए, जो उनका बुनियादी काम है, उसमें 39 बिलियन का इजाफा हुआ, और जो हुकूमत को कर्जे दिए बजट खसारे के लिए टैक्स की चोरी की वजह से वो 977 अरब रुपए का कर्जे उन्होंने दिए हुकूमत को। तो ये तो दुनिया में कभी नहीं होता और पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ये तो बुनियादी सवाल है। दूसरे, कभी भी हमारा 3 सालों में टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ, GDP ग्रोथ रेट का हदफ हासिल नहीं हुआ। हमारी बरामदात आज भी 2011 से तकरीबन 3 अरब डॉलर नीचे हैं, और तफसीलात यानी रेमिटेंसेज उसमें कोई 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है 2011 के मुकाबले में। तो लेकिन ये इनकम टैक्स, ये जो टैक्स की चोरी और काले धन को सफेद कर रहे हैं उसको रेमिटेंस यूज कर रहे हैं। तो जब आपकी जो पॉलिसियां हैं ये तो ग्रोथ के खिलाफ हैं। दूसरी बात बुनियादी तौर पर ये है कि हमने जो भी पॉलिसियां बनाई, जो तरक्याती बजट का थोड़ा सा आपने जिक्र किया, तो उसमें तो हमने सूबे में गठजोड़ है पाकिस्तान में कि चारों सूबे वफाक मिलकर तरक्याती बजट में कम करते हैं, और जो फाजिल पैसा होता है उस पर सूद लेते हैं। तो अगर NFC अवार्ड के तहत जो रकम मिली थी सूबे उसकी खर्च नहीं कर रहे, और पब्लिक में बयानात देते हैं कि जी हमारा वफाक इस्तेहसाल कर रहा है, और अंदर से मिलकर उस पैसे को खर्च करने के बजाय ताकि बजट खसारा कम हो सूद ले लेते हैं। तो ये तो ऐसी तफाकुल पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुजम्मिल, फिर होना क्या चाहिए अभी, किस तरह की इनकी पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए? टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ क्यों नहीं आते फिर ये लोग? लेकिन 2 बुनियादी सवाल हैं जो अभी इस प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं बात हुई थी कि एक्सपोर्ट्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही? उसकी वजह यह है कि हम कंपेटिटिवनेस नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, नंबर 1, ठीक है ना। मैं खुद स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे 9 रेगुलेटर्स हैं, मुझे 9 रेगुलेटर्स को अलग अलग रिपोर्टिंग करनी होती है। मैं स्टॉक एक्सचेंज का काम करूँ या रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करूँ, नंबर 1। दूसरा, आप कंपेटिटिव नहीं है, इसलिए आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। ये 2 बुनियादी सवाल हुकूमत सामने रख के बजट बनाए कि ये अगर किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इन 2 चीज़ों पे है कि आपकी जो है ना एक्सपोर्ट्स बढ़ें और मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इन दोनों को एड्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहली चीज़ है कि आप अपने टैक्स रेट को नीचे लेकर आएँ। जो आपका टैक्स का तवाजुन है वो सारा का सारा जो है आपने जो है ना 10 लाख लोगों पे डाल दिया, उसमें भी 3-4 लाख लोग जो कंपनी है उस पे, और जो सैलरी क्लास के भी, टैक्स के तवाजुन को सही कर लें। दूसरा ये कि आप जो है फालतू और पॉपुलिस्ट चीजों पे ना जाएं, उल्टी सीधी ट्रेनें, उल्टी सीधी जगह सड़कें ना बनाएं जिधर जरूरत नहीं है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मुहैया करें, अगर वो नहीं मुहैया करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा। तीसरा और जो सबसे आखिरी जो बुनियादी ये है कि आप जो है जैसे कहते हैं ना कि इक्वालिटी की बेसिस पे मुल्क में काम करें। ये नहीं कि अगर आप पंजाब से हुकूमत आपकी आ गई है तो सारा कुछ पंजाब में लगाना शुरू कर दे। जिस जगह का कंपेटिटिव एडवांटेज है उस जगह पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। ये नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है और वहां पे इलेक्शन जीतना है तो वहां पे एयरपोर्ट बना दे जाके। तो ये आपको बैठ के सोचना होगा कि हमें इलेक्शन लड़ने के लिए मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करनी,
हमने जो है इस मुल्क को बनाने के लिए करनी है और उसके लिए प्लानिंग करनी है। Absolutely. मैं तो ये बात समझता हूँ, बिल्कुल मैं शकील, वैसे नहीं आपको पढ़ना चाहता कि नजर आ आम रहा है आदमी अगले बड़ा 2 साल आदमी में फंसा ये तमाम चीजें कुछ होते हुए या साल में उसके लिए कुछ पहला एक होता है ना, एक फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? सही बात तो ये कि मुझे तो खुदा नज़र नहीं आ रहा। जब तक टेस्ट नेट नहीं बढ़ेगा, भाई ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं इन सी बातों से बिल्कुल एग्री हूँ कि जब तक हमारी नीतें ठीक नहीं होंगी हम अपने हदफ पूरे नहीं कर सकेंगे, और जब तक टैक्स को नीचे नहीं लाया जाएगा और टैक्स नेट में लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा हम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ज़बरदस्त बातें इन्होंने की हैं। अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करे तो मैं ख्याल है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। शबर जैदी साहब, फाइनल रिमार्क्स, क्या नेक्स्ट 2 इयर्स में बजाय इसके कि वोट्स को फोकस करें कुछ ये इकदाम कर सकेंगे? मैं बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। आपको जिस तरह आपने जो टेररिज्म था उसको सेटल करने के लिए आपने ज़रबे अज़ब किया था, इस वक्त पाकिस्तान माशी टेररिज्म का शिकार है टेस्ट के मामलात में। तो आपको एक माशी ज़रबे अज़ब करना पड़ेगा। उसमें यह है कि आज जितने भी पाकिस्तान में जितने एसेट्स हैं, जिसके एसेट्स हैं, उसको आप चाहे बाहर हैं या अंदर हैं, उसको पहले रिकॉर्ड पर लाएं। आमदनी को फॉर द टाइम बीइंग पाप कर दें, आमदनी बाद में आएगी। आज जितने भी एसेट, जिसका भी घर है, जिसका भी प्लॉट है, उसको पहले आइडेंटिफाई करें किसका है ये। और पाकिस्तान में और पाकिस्तान में भी और बाहर भी। आज मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तानियों के, आप मुझे हंसी आ रही है जो आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट की, आज मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों के तकरीबन 50 से 70 बिलियन डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। बिल्कुल आप पाकिस्तानी के पैसे लाने पे इंटरेस्टेड और आप आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। सर, दिस इज वेरी, सर बार इस बात को हाईलाइट कर चुके, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 200 लोगों की लिस्ट आई थी पहले फेज में, क्या इन्वेस्टमेंट की बात करें? 259 के लोग की अभी आई है। आप रोजाना पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अंदर लिए। मुझे समझ नहीं आ रही ना बात। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह बाहर जा रहा है, तो फिर आप मुझसे क्या बात कर रही हैं? नेट में मैं घुमा के वापस ले आता हूँ, फिर आप कहती है इन्वेस्टमेंट आ गई। तो अलमिया ये है कि ये हमारा हुक्मरान तबका है, जो ये बड़े बड़े लोग हैं, लीड क्लास है, जो अपने पैसे बाहर मोबाइल से रखते हैं। हुक्मरान नहीं है जी इसमें, नहीं इसमें हुक्मरान नहीं है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर, मैं आगे चलता हूँ। डॉक्टर मैं एक मिनट प्लीज, मुझे बात कंप्लीट करने दें प्लीज। पाकिस्तान में इस वक्त, अभी आपके शाहिर हसन खान साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लें, पाकिस्तान में इस वक्त बैंक के अंदर 5 करोड़ अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट है 5 करोड़, उनमें से सिर्फ 20 लाख अकाउंट डिक्लेयर्ड है, या सॉरी 30 लाख अकाउंट डिक्लेयर्ड है। 3-3.5 करोड़ बेनामी अकाउंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। आप क्या बातें कर रहे हैं इनकम टैक्स की, नेट को बढ़ाने की और एसएससी को बढ़ाने की? डॉक्टर साहब की तरफ से यही सवाल, ठीक है, यही सवाल मैं लेके आऊंगी डॉक्टर साहब। प्लीज आप मेरी बात समझें। ये पजेरो किसकी है, ये घर किसका है, ये कोठी किसकी है, ये वाला पैलेस किसका है, जो क्रिस्टन में पैलेस है वो किसका है, रायविंड में पैलेस है वो किसका है, पहले ये तो देखें। एब्सोल्युटली। क्यों हम गरीबों को आप क्यों खराब कर रहे हैं? सर बिल्कुल गरीबों को खराब, गरीब बेचारा खुद ही तमाम मंजरनामा देख रहा होता है। डॉक्टर शाहिद साहब मुझे बताइएगा, मेरी बात, आपको किसने रोका है ये डिक्लेयर? मैं खत्म कर देता हूँ। आपको किसने रोका है एक लिस्ट जारी करने में जिसमें लिखा होगा डिफेंस में जो प्लॉट है कराची डिफेंस में किसके हैं? बिल्कुल ठीक है, इशू कर देना पब्लिक में। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल एहतसाब हो और बिल्कुल ये तमाम चीजें डिक्लेयर हो। डॉक्टर शाहिद साहब, मैं लास्ट में आपका ब्रीफ कमेंट चाहूंगी सर। ये जो सवाल किए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से और सब उन तमाम लोगों से जिनके एसेट्स के हवाले से जो सवाल किए जा रहे हैं, क्यों नहीं डिक्लेयर करते, ये क्यों नहीं बताते? देखिए, बात दरअसल ये है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, आप उससे क्यों कह रहे हैं? आप क्यों नहीं वेबसाइट पर रिलीज करते? आप रिलीज करें डेटा वेबसाइट पर कि डिफेंस के आदमी प्लॉट इसके, खत्म हो गई बात। अच्छा जी डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपसे यह कर रहा था कि ये जो पनामा लीक्स का जो मसला है, जो अपोजिट के सियासतदान ये मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी हो और पैसा बाहर आए, वो ना अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि पैसा बाहर आए, क्योंकि उससे उनकी खुद अपनी तबाही है। ये बात समझने की है, और ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए ड्रामा हो रहा है, इसमें कोई भी सीरियस नहीं है, इसलिए कि उसके साथ साथ वो खुद भी शहीद होंगे, ये मैं आपको बता दूं। मगर 2 बातें बड़ी अहम है इसमें। पहली बात ये कि बाहर जो भी दौलत है बाहर, उससे कहीं ज्यादा दौलत पनामा, कई लाख पनामा पाकिस्तान सब पे चले, कहीं ज्यादा दौलत जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास है।
बाहर पैसा कम है, पाकिस्तान के अंदर पैसा ज्यादा है और उसकी तफसीलात भी उसको हमारे रिलीज पास करें है। ना, उसमें उस टॉपिक को रिलीज करें 100% प्लीज। होगी। बिल्कुल ठीक है, ये इंफॉर्मेशन 100% होगी, लेकिन कोई आदमी उसका मुतालबा नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं, पैसा आने का अलीना, इम्कान नहीं है, सबूत मिलने का इम्कान नहीं है, इसलिए ये मुतालबा किया जा रहा है सियासी मुफादात। अलीना, एब्सोल्युटली किसी के फायदे के लिए तमाम चीजों को ये आई डिसएग्री विद शाहिद साहब, ये मैं गलत आपको एक और है। बात दोनों बताने पैसे, वाला था। जो पैसे बाहर हैं, बीच में आवाज आ जो रही है पैसे और अंदर आपके हैं, पाकिस्तान अगर आपके का पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बिल्कुल, प्लीज बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी हमारे पासपोर्ट तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तमाम चीजों की लिस्ट बिल्कुल जारी होनी चाहिए, जिस तरह से शबर जैदी साहब ने भी कहा, और एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदान नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का भी जो लिस्टें जारी की जा रही हैं उसमें नाम है, तमाम उनकी डिटेल्स जो हैं वो जरूर मंजर आम पर आनी चाहिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।